दोस्तों ये स्टोरी का 17वां भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे हैं तो हमने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। वीरा के इतना कहने पर विराज वीरा के साथ पहली बार शॉपिंग मॉल आ गया। विराज का मन शॉपिंग करने का बिल्कुल नहीं था, लेकिन वीरा इतनी जिद करती थी कि विराज मना नहीं कर पाता था। दोनों ही शॉपिंग मॉल में आ गए। उनके साथ विराज के बॉडीगार्ड भी थे। वीरा, मैं यहीं पर हूँ, तुम्हें जो खरीदना है जाकर खरीद लो, विराज ने एक कार्ड वीरा के हाथ में थमाते हुए कहा। वीरा ने कार्ड ले लिया और एक शॉप के अंदर चली गई। जब तक विराज अपने बॉडीगार्ड के साथ बाहर ही था, करीब 20 मिनट बाद वीरा वापस आई और बोली, सर यहाँ तो बहुत महंगे कपड़े हैं, ऊपर से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप चलिए मेरे साथ। वीरा ने विराज को बोलने का मौका ही नहीं दिया और व्हील चेयर के पीछे जाकर विराज की व्हील चेयर धकेल कर शॉप के अंदर ले जाने लगी। विराज मना करता हुआ बोला, वीरा मैं क्या करूंगा, तुम्हें अपने लिए जो खरीदना है खरीद लो, मुझे तो वैसे भी हवेली जाकर ट्रेडिशनल कपड़े ही पहनने हैं। वीरा व्हील चेयर को धकेलती हुई बोली, सर कुछ तो खरीद लीजिए, 24 घंटे थोड़ी ना ट्रेडिशनल कपड़े पहनेंगे। वीरा और विराज दोनों ही बात करते हुए शॉप पर जा रहे थे। तभी एक लड़की ने विराज को देखकर विराज की हंसी उड़ाते हुए कहा, अब जिसके पैर नहीं है वह भी कपड़े खरीदेगा। वीरा के कानों में जब उस लड़की की आवाज गई तो भीड़ जुट गई। विराज समझ गया कि वीरा को गुस्सा आ गया। विराज बोला, वीरा इन बातों पर ध्यान मत दो, चलो मैं तुम्हारी शॉपिंग में हेल्प कर देता हूँ। वीरा बोली, नहीं सर, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो भगवान तुम्हारे साथ भी ऐसा ही कर देते हैं, और मैं नहीं चाहती इस लड़की की लंबी लंबी टांगे खराब हो जाएं, इसलिए इसके लिए इसको पनिशमेंट मैं अभी देकर आती हूँ। विराज आवाज लगाता रहा और वीरा उस लड़की के पास पहुंच गई। वह लड़की दिखने में मॉडल जैसी थी। उसकी उम्र करीब 27 साल होगी। 5 फुट 6 इंच हाइट, रंग गोरा, परफेक्ट फिगर। उसने एक शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें वह बहुत ज्यादा हॉट लग रही थी। देखने से ही पता चल रहा था कि कितनी अमीर है। वीरा उसके पास जाकर बोली, हाँ तो क्या फरमा रही थी आप। उस लड़की ने अपना गॉगल उतार एटीट्यूड के साथ कहा, यही कि मिस्टर विराज रघुवंशी, उनके पैर भी नहीं है, वह भी शॉपिंग करने आए हैं। या सुनते ही वीरा ने एक थप्पड़ उसके गाल पर रसीद कर दिया। उस लड़की का चेहरा एक साइड हो गया। उस लड़की की आंखों में गुस्सा करंट की तरह दौड़ गया। वह लड़की सीधी खड़ी हुई और उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, हाउ डेयर यू, तुमने नैना कपूर पर हाथ उठाया। वीरा हाथ बांधकर बोली, और नैना वैना तुम जो भी हो, तुम्हें किसने परमिशन दी कि तुम किसी का मजाक बनाओ। अपनी या लंबी टांगे संभाल कर रखना, ऐसा ना हो तुम भी विराज सर की तरह व्हील चेयर पर आ जाओ। विराज सर के साथ तो मैं हूँ, मुझे नहीं लगता तुम जैसी लड़की के साथ कोई भी होगा। नैना को गुस्सा आ गया और उसने वीरा को मारने के लिए हाथ उठाया। वीरा ने उसका हाथ वहीं फूंक दिया और दोबारा से एक थप्पड़ जड़ दिया। विराज ने तो अपने सर पर हाथ मार लिया। वीरा ने नैना का हाथ झटका और पॉइंट करके बोली, आज के बाद विराज सर के बारे में कुछ भी कहा तो तुम जानती नहीं हो वीरा को, वीरा तुम्हारी जान ले लेगी, तुम्हारी यह पतली पतली सी टांगे काट कर कुत्तों को खिला देगी, समझी। विराज ने जल्दी से अपने बॉडीगार्ड को इशारा किया और विराज के बॉडीगार्ड वीरा के पास आ गए। विराज के एक बॉडीगार्ड ने वीरा को पीछे से पकड़कर कहा, बस कीजिए मैम। वह समझ गई, छोड़ दीजिए। वीरा तो इस वक्त पूरी फॉर्म में थी। उसे सच में बहुत बुरा लग गया था कि विराज सर का किसी ने मजाक बनाया। वीरा दिल से विराज की रिस्पेक्ट करने लगी थी। वीरा खुद को बॉडीगार्ड से छुड़ाते हुए बोली, अरे भैया छोड़िए, इसकी जुबान देखो कितनी चलती है, अभी काट कर फेंक दूंगी। आई बड़ी विराज सर को उल्टा सीधा बोलने वाली। उस बॉडीगार्ड ने वीरा को छोड़ा नहीं और धीरे से कहा, मैडम समझने की कोशिश कीजिए, या विराज सर की एक्स चाची। यह सुनकर वीरा वहीं शांत हो गई। वीरा को बस चाची समझ आया, एक्स चाची क्या होता है वीरा को यह बात नहीं पता थी। वीरा सीधा विराज के पास आकर बोली, सर एक्स चाची उसका क्या मतलब होता है, यह आपकी एक्स चाची हैं। विराज ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ मेरे चाचू ने पहले इन्हीं से शादी की थी। मेरे चाचू और इनकी एक बेटी भी है जिसकी कस्टडी चाचू के पास है। वीरा ने जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया और बोली, सॉरी सर, मैंने तो आपकी चाची को भी 2 चांटे लगा दिए।
विराज ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा कि या तो तुमने हिम्मत वाला काम किया है। नैना कपूर को चाटा मारना तो दूर की बात, कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, और तुमने तो सबके सामने उसके गाल पर भारत का नक्शा ही छाप दिया। अपनी तारीफ सुनकर वीरा मुस्कुराकर बोली, सर आप मेरी तारीफ ही कर रहे हो ना? विराज ने हाँ में गर्दन हिला दी। दूसरी तरफ नैना अपने चेहरे पर हाथ रखकर विराज और वीरा को मुस्कुराते हुए देख रही थी। तभी वहां नैना का मैनेजर आ गया। मैनेजर ने नैना का सूजा हुआ गाल देखा तो पूछ ही लिया, मैम आपको क्या हुआ है? नैना गुस्से में बोली, कुछ नहीं हुआ, चलो यहाँ से। नैना आगे आगे जा रही थी और मैनेजर शॉपिंग बैग पकड़े हुए उसके पीछे पीछे चला गया। नैना गाड़ी में बैठी और उसने अपनी आंखों पर गॉगल लगा लिया। नैना ने मन ही मन खुद से कहा, रघुवंशी खानदान को इसके लिए पछताना होगा। हर्षवर्धन तुम शादी कर रहे हो ना? मैं भी तुम्हारी शादी में आऊंगी। आफ्टर ऑल तुमने मुझे ऑफिशियल ही सही लेकिन इनवाइट किया है। विराज और वीरा ने थोड़ी बहुत ही शॉपिंग की। वीरा ने विराज के लिए कपड़े खरीदे, फिर विराज ने भी वीरा के लिए बहुत सारी ट्रेडिशनल ड्रेस खरीदी। वीरा ने कई बार विराज को मना किया, लेकिन विराज ने वीरा की तरह ही जिद करके उसके लिए बहुत सारी शॉपिंग कर ली थी। विराज आज खुश नजर आ रहा था। एक तो वह इतने दिनों बाद घर से बाहर निकला था, दूसरा वीरा ने उसके लिए स्टैंड लिया। पहली बार विराज के लिए किसी ने स्टैंड लिया था। विराज मन ही मन बोला, वीरा कितनी अच्छी है, मेरे भाई मेरे लिए स्टैंड लेते हैं क्योंकि मैं उनका भाई हूँ। लेकिन वीरा तो मेरी कुछ नहीं लगती। फिर भी नैना कपूर को दो चाटा जड़ दिए। दूसरी तरफ रूही करीब 2 घंटे ड्राइव कर चुकी थी। रूही को अभी 3 घंटे ड्राइव और करना था, तभी वह पुश्तैनी हवेली पहुंच सकती थी। रूही ने काफी दिनों बाद स्टीयरिंग संभाला था, जिसकी वजह से वह थकने लगी थी। रात भी होने वाली थी। रूही जिस रास्ते पर थी उस रास्ते के दोनों किनारे पर जंगल था। शाम का वक्त था। रूही ने गाड़ी साइड में लगाई क्योंकि वह थोड़ा रेस्ट करना चाहती थी। रूही पानी की बोतल लेकर गाड़ी से बाहर निकली और गाड़ी से टेक लगाकर पानी पीने लगी। तभी रूही के सामने एक बाइक आकर रुकी। बाइक सवार ने अपना हेलमेट उतारा तो वह राजवीर था। रूही राजवीर को देखकर हैरानी से पूछा, यू ड्राइवर, तुम मेरा पीछा कर रहे हो? राजवीर बोला, मैंने आपसे कहा था मैं हर्षवर्धन सर का आर्डर फॉलो करता हूँ। आप खुद ड्राइव करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, मैं बस आपको फॉलो कर रहा हूँ। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सेफली हवेली पहुंच जाएं। रूही ने एटीट्यूड के साथ कहा, ओह रियली, तुम्हें लगता है कि मुझे किसी से खतरा है? राजवीर ने रूही को समझाते हुए कहा, मैडम समझने की कोशिश कीजिए, जब से वह एक्सीडेंट हुआ है तब से रघुवंशी परिवार के दुश्मन बढ़ गए हैं। रूही ने एटीट्यूड में अपना चेहरा एक तरफ मुख बना लिया और तभी एक बुलेट आकर रूही की गाड़ी की फ्रंट मिरर में लगी। राजवीर ने सेकंड भी नहीं गंवाया और बाइक से उतरकर रूही का हाथ पकड़ा और गाड़ी के पीछे ले आया। बुलेट की आवाज़ सुनकर रूही का दिल धक धक करने लगा। रूही तो सच में अपनी सेफ्टी को मजाक ले रही थी, लेकिन हर्षवर्धन जानता था कि उसके दुश्मन रूही को टारगेट जरूर करेंगे, इसलिए उसने राजवीर को रूही को लाने के लिए भेजा था। राजवीर ने धीरे से कहा, मैम आप चुपचाप यहीं बैठे रहिए, मैं देख कर आता हूँ बुलेट कहाँ से चली। राजवीर ने गाड़ी के पीछे से हल्का सा झांक कर देखा तो 2 ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो आकर रुकी। स्कॉर्पियो में 10-12 गुंडे बाहर निकले। राजवीर समझ गया कि वह रूही को ही मारने आए हैं। राजवीर फिर से गाड़ी के पीछे बैठ गया और अपनी बाइक में से गन निकालकर लोड करने लगा। रूही ने राजवीर को हैरानी से देखा और बोली, तुम तो ड्राइवर हो ना? चाचू ने ड्राइवर को भी गन दे रखी है? राजवीर अपनी गन लोड करता हुआ बोला, मैम मैं ड्राइवर नहीं हूँ। तो कौन हो तुम? रूही ने हैरानी से पूछा। राजवीर ने झांक कर उन गुंडों को देखा और फिर बोला, मैं राजवीर हूँ, शिवाय सर का बॉडीगार्ड। रूही ने हैरानी से कहा, ओ माय गॉड, तुम राजवीर हो? राजवीर ने हाँ में गर्दन हिला दी। रूही बोली, फिर मैं इतनी देर से तुम्हें ड्राइवर ड्राइवर कह रही हूँ, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? राजवीर का ध्यान तो उन लोगों पर था जो रूही को मारने आए थे। राजवीर ने रूही की बात को जताते हुए कहा, इट्स ओके मैम। रूही ने राजवीर को कभी नोटिस नहीं किया था, लेकिन राजवीर के बारे में सुना बहुत था। हर कोई राजवीर की तारीफ करता था। रूही पैंथर से तो बातें करती थी और उससे भाई बोलती थी, लेकिन राजवीर को तो उसने आज पहली बार ढंग से देखा था। इतने में फायरिंग शुरू हो गई। गुंडों ने रूही की गाड़ी पर
अंधाधुंध फायरिंग कर दी। राजवीर ने रूही का सर पकड़कर अपने सीने में छुपा लिया। थोड़ी देर के लिए फायरिंग रुक गई। उन गुंडों में से एक आदमी ने कहा, जाकर देख ले दोनों मरे या नहीं। वह आदमी धीरे कदमों से गाड़ी के पीछे देखने लगा। जैसे ही वह आदमी गाड़ी के पीछे पहुंचा, वहां ना राजवीर था और ना ही रूही। राजवीर रूही को लेकर जंगल में भाग गया था। राजवीर रूही का हाथ पकड़कर भाग रहा था, लेकिन रूही से थकने की वजह से भागा नहीं जा रहा था। रूही इरिटेट हो गई और रुककर हंसते हुए बोली, देखो राजवीर, मैं नहीं भाग सकती, मुझसे नहीं भागा जाएगा। राजवीर रूही के पैरों के पास बैठा और उसने बहुत जल्दी से रूही की हील वाली सैंडल निकाल दी और बोला, मैम यह मिट्टी है, कुछ नहीं लगेगा, प्लीज भागो, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। राजवीर ने फिर से रूही का हाथ पकड़ा और भागने लगा। राजवीर ने उन गुंडों को चकमा दे दिया और वापस रोड पर आ गया। राजवीर ने बाइक स्टार्ट करते हुए कहा, मैडम बैठ जाइए। रूही पीछे बैठने लगी। राजवीर बोला, मैडम पीछे मत बैठिए, आगे बैठिए। रूही ने हैरानी से पूछा, मैं आगे बैठूंगी कैसे? राजवीर ने तब तक बाइक स्टार्ट कर ली थी। राजवीर बोला, मैम मेरी तरफ चेहरा करके बैठिए। रूही बोली, लेकिन क्यों? ऐसे क्यों बैठना है? पीछे बैठने में क्या प्रॉब्लम है? मैं पीछे बैठूंगी, मैं आगे कंफर्ट होकर नहीं बैठ सकती। और वैसे भी तुम कोई हीरो ना हो, ना मैं हीरोइन, जो मैं तुम्हारे साथ ऐसे बैठूंगी। राजवीर बहुत शांति से बोला, मैडम प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, अगर उन्हें पता चला तो वह पीछे से फायरिंग करेंगे और मैं नहीं चाहता आपको गोली लग जाए। एक सेकंड के लिए रूही का दिल धक हो गया। रूही बोली, और अगर तुम्हें गोली लग गई तो? राजवीर बोला, मैम मुझे पैसे इसी काम के मिलते हैं, मैं बॉडीगार्ड हूँ और आपको सेफ करना मेरा काम है, प्लीज बैठ जाइए। रूही राजवीर की कमर पर अपने पैर लपेट कर बैठ गई, राजवीर की तरफ चेहरा करके बैठ गई। राजवीर ने अगले ही पल बाइक स्टार्ट कर दी और हवा की तरह रूही को वहां से ले गया। दूसरी तरफ गुंडे जंगल में राजवीर और रूही को ढूंढ रहे थे। उन्हें जैसे ही बाइक के स्टार्ट होने की आवाज सुनी, वह समझ गए कि वह दोनों रोड पर आ गए हैं, तो सारे गुंडे भी भागकर रोड पर आ गए और अपनी गाड़ी में बैठकर राजवीर का पीछा करने लगे। रूही को राजवीर के साथ ऐसा बैठना बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था। रूही आज से पहले बाइक पर नहीं बैठी थी, इसलिए उसे डर भी लग रहा था। उसने कसकर राजवीर को पकड़ा हुआ था, लेकिन राजवीर तो बहुत नॉर्मल था। उसका पूरा ध्यान उन गुंडों पर था जो उन्हें फॉलो कर रहे थे। करीब 8 मिनट ड्राइव करने के बाद रूही घबराती हुई बोली, राजवीर वह लोग आ रहे हैं। राजवीर बोला, मैडम आप पैनिक मत होइए, मैं आपको सही सलामत हवेली छोड़ दूंगा। रूही फिर से घबराती हुई बोली, राजवीर वह बिल्कुल पास आ रहे हैं। और तभी अंधाधुंध बुलेट चलने लगी। राजवीर ने बाइक की स्पीड बढ़ा दी। राजवीर बाइक को लहरा रहा था ताकि उन्हें बुलेट ना लगे। जैसे जैसे राजवीर स्पीड बढ़ा रहा था, वैसे वैसे रूही का डर बढ़ता जा रहा था। रूही ने कसकर अपने हाथ राजवीर के गले में लपेटे हुए थे और अपना चेहरा राजवीर की गर्दन में छुपाया हुआ था। राजवीर ने रूही को समझाते हुए कहा, मैम आप गन चला सकती हैं। रूही ने थोड़ा सा घबराते हुए कहा, सिवाय भैया सही कहते हैं, मैं बस जुबान चला सकती हूँ, मुझसे गन वन नहीं चलेगी। राजवीर के चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं थे। राजवीर तो जैसे रोबोट की तरह काम करता था, ना किसी के पंच पर हंसता था, ना किसी को पंच मारता था। राजवीर की फितरत में था ही नहीं। राजवीर ने फिर से रूही को समझाते हुए कहा, मैम बहुत आसान होता है, आपने कभी मेले में बैलून फोड़े हैं? रूही ने सीधे हाथ से राजवीर के सीने पर मारा और बोली, लेकिन यहाँ बैलून नहीं फोड़ने हैं, मैं नहीं चला पाऊंगी। राजवीर ने बाइक की स्पीड और बढ़ा दी और रूही की चीख निकल गई। करीब 20 मिनट बाइक चलाने के बाद राजवीर फिर बोला, मैम समझने की कोशिश कीजिए, ऐसे तो यह हमें फॉलो करते ही रहेंगे। आप मेरी गन निकालिए और स्कॉर्पियो के टायर पर निशाना लगाइए। इतने में फिर से स्कॉर्पियो राजवीर की बाइक के पास आ गई और फिर से अंधाधुंध बुलेट चलने लगी। रूही को भी लगा कि उसे स्टेप लेना चाहिए, वरना गोली राजवीर को लग जाएगी। रूही ने हिम्मत रखते हुए पूछा, कहाँ है तुम्हारी गन? राजवीर बोला, मेरी बैक में। रूही अंदाजे से राजवीर की कमर पर हाथ फेरने लगी, लेकिन उसका हाथ गन तक जा नहीं रहा था। राजवीर को रूही के हाथ फेरने से हल्की हल्की गुदगुदी हो रही थी। राजवीर बोला, मैम 2 मिनट रुको,
मैं निकाल कर देता हूँ। राजवीर ने अपना राइट हैंड अपनी बाइक पर लगाया और गन निकाल कर रूही को दे दी। रूही ने गन लेकर स्कॉर्पियो के टायर पर निशाना लगाया पर आंख बंद करके शूट कर दिया, लेकिन रूही का निशाना चूक गया। रूही हल्का सा रोते हुए बोली, यह तो सही नहीं लगा। मैंने इतनी मुश्किल से पहली बार गन चलाई पर निशाना चूक गया। राजवीर बोला, इट्स ओके मैम, दोबारा ट्राई कीजिए, इस बार जरूर लगेगा। रूही ने फिर से टायर पर निशाना लगाया। इस बार रूही ने डबल कॉन्स्ट्रेट के साथ निशाना लगाया था और किस्मत से रूही की बुलेट टायर पर जाकर ही लगी। स्कॉर्पियो सड़क पर लहराने लगी। थोड़ी देर बाद एक पेड़ से टकराकर रुक गई। रूही उछल पड़ी और उसने राजवीर की गर्दन पर कसकर अपना हाथ लपेट कर कहा, राजवीर एक गाड़ी तो गई। राजवीर बोला, मैम दूसरी गाड़ी पर भी लगा सकती हैं, दूसरी गाड़ी पर भी निशाना लगाइए। इतने में फिर से राजवीर पर बुलेट चलने लगी। राजवीर अपनी बाइक को फिर से लहराने लगा, लेकिन तभी एक बुलेट राजवीर के बाजू पर लगी। राजवीर के मुंह से चीख निकल गई, लेकिन राजवीर ने अपना हाथ बाइक के हैंडल से नहीं हटाया, बल्कि स्पीड दुगनी कर दी। राजवीर के हाथ से खून बह रहा था, जिसे देखकर रूही घबरा रही थी। रूही की आंखें नम हो गई। राजवीर, तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है। राजवीर बोला, इट्स ओके मैम, बुलेट छू कर गई है, आप गाड़ी के टायर पर निशाना लगाइए। रूही थोड़ा घबरा गई क्योंकि राजवीर के बाजू से लगातार खून बह रहा था। रूही बोली, अब मैं नहीं लगा पाऊंगी। राजवीर ने फिर से कहा, मैम समझने की कोशिश कीजिए, अगर एक और बुलेट मुझे लगी तो यह बाइक यहीं रुक जाएगी। आपने पहले भी लगाया था ना, अब भी आप लगा सकती हैं, कोशिश कीजिए। रूही ने फिर से दूसरी गाड़ी के टायर पर निशाना साधा और गन चला दी। रूही का निशाना चूक गया, लेकिन बुलेट इस बार ड्राइवर को लगी। बुलेट ड्राइवर को लग गई, जिसकी वजह से गाड़ी सड़क के किनारे बने पेड़ से टकराकर रुक गई। रूही ने घबराते हुए कहा, निशाना चूक गया। राजवीर, मैंने ड्राइवर को मार दिया। राजवीर बोला, वह कोई कम नहीं था, एक गुंडा था, गुंडों को मारने से पाप नहीं लगता। रूही बोली, राजवीर अब बाइक रोक दो, तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है। राजवीर बोला, मैम बाइक रोकना नहीं है, रात भी हो गई है, चारों तरफ जंगल है, 2.5 घंटे की बात है, आप हवेली पहुंच जाएंगी। रूही को अपनी जिद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने राजवीर की बात नहीं मानी, बिना सिक्योरिटी के यहाँ आ गई। रूही ने अपने बालों को एक स्कार्फ से बांधा हुआ था। रूही ने वह स्कार्फ निकाला और राजवीर के हाथ पर लपेट कर बांध दिया। रूही ने धीरे से पूछा, दर्द हो रहा है? राजवीर बोला, मैम मुझे दर्द नहीं हो रहा है, आप ठीक से बैठी हैं ना? रूही ने हाँ में गर्दन हिला दी। राजवीर लगातार बाइक चला रहा था। राजवीर के हाथ में दर्द तो था, लेकिन वह इस वक्त जंगल में बाइक नहीं रोक सकता था। वह जल्द से जल्द रूही को सेफली हवेली पहुंचाना चाहता था। करीब 2 घंटे बाद रूही सोने लगी। रूही ने एक लंबी फ्लाइट ली थी, उसके बाद 2 घंटे ड्राइव की, फिर बाइक पर अनकंफर्टेबल होकर बैठी, जिसकी वजह से वह बहुत थक गई थी। रूही ने अब भी अपने हाथ राजवीर की गर्दन पर लपेटे हुए थे और पैर राजवीर की कमर पर। रूही ने राजवीर को कसकर पकड़ा और उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर सो गई। रूही पूरी तरह से सो चुकी थी। रूही के बाल राजवीर के चेहरे को छू रहे थे। राजवीर को रूही के बालों में से भीनी भीनी भी खुशबू आ रही थी। वह बहुत अच्छी थी। करीब आधे घंटे बाद हवेली आ जाती। राजवीर भी अब थकने लगा था। ऊपर से राजवीर के हाथ से खून भी निकल रहा था। राजवीर ने बाइक की स्पीड धीमी कर दी। अचानक ही राजवीर ने हल्का सा झुककर रूही के चेहरे को देखा। राजवीर के होंठ रूही के गाल को छू गए। एक सेकंड के लिए राजवीर के दिल की धड़कन बढ़ गई। रूही तो बेसुध से अपने हाथ राजवीर की गर्दन पर लपेटकर सो रही थी। उसे तो किसी चीज का होश ही नहीं था। राजवीर ने अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को अगले ही पल कंट्रोल कर लिया और बाइक की स्पीड बढ़ा दी। थोड़ी देर में राजवीर रूही को लेकर हवेली पहुंच गया। राजवीर ने बाइक हवेली के बाहर रोकी। हर्षवर्धन बालकनी में ही खड़ा था। हर्षवर्धन जब राजवीर और रूही को देखा तो उसे समझते देर नहीं लगी कि वह दोनों बहुत मुश्किल से यहाँ आए हैं। हर्षवर्धन ने सेकंड भी नहीं लगाया और जल्दी से हवेली के बाहर आया। राजवीर तब तक बाइक पर ही बैठा था। राजवीर को चक्कर आ रहे थे।
राजवीर ने रूही को जगाते हुए कहा, मैम उठो, हवेली आ गई। लेकिन रूही तो बहुत कंफर्ट होकर राजवीर के सीने से चिपक कर सो रही थी। राजवीर को लग रहा था वह बाइक को लेकर गिर जाएगा। राजवीर ने फिर कहा, मैम प्लीज उठ जाइए। इस बार रूही ने आंखें मिल मिलाकर राजवीर को देखा और फिर आसपास नजर घुमा कर देखा। रूही ने बहुत इनोसेंट होकर पूछा, राजवीर हम हवेली आ गए? राजवीर से बोला भी नहीं जा रहा था। राजवीर ने फिर भी हिम्मत करते हुए बोला, हाँ मैम आ गए, प्लीज उठ जाइए। रूही बाइक से उतर गई। तब तक हर्षवर्धन भी आ गया। हर्षवर्धन ने जैसे ही राजवीर के हाथ पर खून देखा, हर्षवर्धन की तो जैसे जान ही निकल गई। हर्षवर्धन के मेंशन में काम करने वाला एक एक इंसान हर्षवर्धन के लिए बहुत अहम था। राजवीर तो फिर भी हर्षवर्धन के दिल के बहुत करीब था। राजवीर ने जैसे तैसे बाइक स्टैंड पर लगाई और बाइक से उतर गया। राजवीर एक कदम भी नहीं चल पाया था कि लड़खड़ा गया। राजवीर गिर जाता उससे पहले ही हर्षवर्धन ने अपनी मजबूत बाहों में राजवीर को संभाल लिया। राजवीर वहीं बेहोश हो गया। हर्षवर्धन ने राजवीर का एक हाथ अपनी गर्दन पर रखा और सहारा देते हुए चिल्लाता हुआ बोला, काका जल्दी बाहर आइए। काका एक ही आवाज में बाहर आ गए और राजवीर को देखकर बोले, हर्षवर्धन इसे क्या हुआ? काका ने भी दूसरी तरफ से राजवीर को सहारा दिया और दोनों ही राजवीर को हवेली के अंदर ले आए। रूही भी पीछे पीछे हवेली के अंदर चली गई। रूही ने जब राजवीर की ऐसी हालत देखी तो वह मन ही मन खुद को कोसने लगी। राजवीर को देखकर रूही को बहुत बुरा लग रहा था, पर फिलहाल वह कुछ नहीं कर सकती थी। हर्षवर्धन ने राजवीर को बेड पर लिटा दिया और डॉक्टर को कॉल किया। थोड़ी देर में ही वहां डॉक्टर आ गया और राजवीर के हाथ की पट्टी करने लगा। डॉक्टर राजवीर के हाथ की पट्टी करके कहा, रघुवंशी साहब गोली बस हाथ को छू कर गई है, घबराने की बात नहीं है। या मेडिसिन दे दीजिएगा, सुबह तक काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा, लेकिन आने वाले कुछ दिनों तक ध्यान रखिएगा कि राजवीर अपने सीधे हाथ से काम न करे। डॉक्टर ने हर्षवर्धन को इंजेक्शन दिए और चला गया। रूही अब भी राजवीर के कमरे में ही खड़ी थी। हर्षवर्धन ने रूही को देखकर कहा, रूही अगर मुझे पता चला कि राजवीर की हालत की जिम्मेदार तुम हो तो मेरी डांट खाने के लिए तैयार रहना। रूही कुछ बोलती उससे पहले ही हर्षवर्धन ने हाथ दिखाकर रूही को रोकते हुए कहा, मैं सब कुछ राजवीर के मुंह से सुनना चाहता हूँ, तुम्हारे मुंह से नहीं। तुम बहुत थक गई हो, जाकर आराम करो। रूही ने एक नज़र राजवीर को देखा, फिर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। रूही अपने कमरे में गई तो बेड पर जाकर पसर गई। रूही पेट के बल लेट कर सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नींद तो उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसे बार बार वह अटैक याद आ रहा था। रूही को डर भी था कि कहीं राजवीर चाचू को सब कुछ सच सच ना बता दे, फिर तो चाचू से उसे कोई नहीं बचा सकता। हर्षवर्धन रूही को बहुत प्यार करता था, पर इसका मतलब यह नहीं था कि वह रूही की गलतियों पर उसे डांटे ना। हर्षवर्धन के लिए अपने चारों भतीजे बराबर थे, गलती किसी की भी हो डांट देते थे। थोड़ी देर बाद काका रूही के लिए खाना लेकर आए। खाना खाकर रूही सो गई। दूसरी तरफ हर्षवर्धन राजवीर के कमरे में ही था। हर्षवर्धन को राजवीर की टेंशन हो रही थी। हर्षवर्धन मन ही मन कह रहा था, अगर आज राजवीर नहीं होता तो मैं रूही को खो देता। अगर आज राजवीर और रूही में से किसी को भी कुछ हो जाता तो मैं जीते जी मर जाता। हर्षवर्धन अपने ही ख्यालों में था। तभी हीर पीछे से आकर बोली, साहब खाना खा लीजिए। हर्षवर्धन ने हीर की आवाज सुनी तो पलट कर देखा। हीर खाने की प्लेट लेकर खड़ी थी। हर्षवर्धन ने एक गहरी सांस लेकर कहा, आओ हीर अंदर आओ। हीर अंदर आ गई। हीर ने प्लेट टेबल पर रख दी। हर्षवर्धन ने राजवीर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह राजवीर है। मैंने बताया था ना, हीर बोली, यह ठीक हो जाएंगे, आप खाना खा लीजिए। हर्षवर्धन ने हीर का हाथ पकड़ा और सोफे पर लेकर बैठ गया। हर्षवर्धन बोला, हीर खाना खाने का मन नहीं है। आज अगर राजवीर हिम्मत से काम नहीं लेता तो मैं रूही और राजवीर दोनों को खो देता। हीर धीरे से बोली, लेकिन दोनों ठीक हैं, अब खाना खा लीजिए। हर्षवर्धन ने पूछा, हीर पीहू ने खाना खाया? हीर ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ मैंने पीहू को खाना खिला दिया है। वह आज अपनी रूही दीदी के साथ
सो गई। हर्षवर्धन ने फिर पूछा, तुमने खाना खाया? हीर ने ना में गर्दन हिला दी। हर्षवर्धन ने प्लेट की तरफ देखा, उसमें एक्स्ट्रा खाना था। हर्षवर्धन बोला, चलो साथ में खाते हैं, वैसे भी इतना सारा खाना मैं अकेले नहीं खा पाऊंगा। हर्षवर्धन ने थाली में से एक बाइट लिया और हीर की तरफ बढ़ा दिया। हीर ने नजर झुकाकर बिना किसी सवाल के चुपचाप वह बाइट खा लिया। हर्षवर्धन ने फिर दूसरा बाइट खुद खाया। ऐसे हर्षवर्धन और हीर दोनों ने खाना खा लिया। हर्षवर्धन ने आज पहली बार हीर को अपने हाथों से खाना खिलाया था और हीर ने भी बिना किसी सवाल के चुपचाप खा लिया था। हर्षवर्धन ने प्लेट एक तरफ सरका कर टिश्यू पेपर लेकर हाथ साफ करते हुए बोला, हीर तुमने अच्छे से तो खाना खा लिया ना? हीर ने हाँ में गर्दन हिला दी। हीर उठकर जाने लगी तो हर्षवर्धन ने उसका हाथ पकड़ लिया। हीर के दिल की धड़कन डबल स्पीड से भागने लगी। हीर ने पहली बार ऐसा कुछ महसूस किया था। यह फीलिंग हीर को अच्छी भी लग रही थी और इस फीलिंग से हीर घबरा भी रही थी। हर्षवर्धन ने हीर को सोफे पर वापस बैठा दिया और खुद हीर की गोद में सर रखकर लेट गया। हर्षवर्धन धीरे से बोला, हीर मेरे सर में दर्द है, प्लीज थोड़ी देर दबा दो, फिर चली जाना। हर्षवर्धन के ऐसा कहने से हीर के हाथ कांपने लगे। उसने हिम्मत बहुत करके अपने हाथ हर्षवर्धन के बालों पर रखे। फिर वह धीरे धीरे हर्षवर्धन के सर की मसाज करने लगी। हर्षवर्धन कब सो गया, हर्षवर्धन को भी नहीं पता चला। हीर ने जब देखा कि हर्षवर्धन सो गया है तो उठना चाहती थी, लेकिन उठ नहीं पाई। हीर के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वह हर्षवर्धन को जगाकर कह दे कि आप आराम कीजिए, मैं चली जाती। हर्षवर्धन को सोते हुए देख रही थी। कहीं ना कहीं हीर को बहुत अच्छा लग रहा था। हीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई जो हीर की खूबसूरती को डबल कर देती थी। थोड़ी देर हर्षवर्धन को निहारने के बाद हीर की आंख भी लग गई और वह भी सोफे पर बैठी बैठी सो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग राजवीर की जब आंख खुली तो उसने सोफे पर हर्षवर्धन और हीर को देखा। राजवीर उठकर बेड से टेक लगाकर बैठ गया। हर्षवर्धन हीर की गोद में सर रखकर सो रहा था और हीर भी सोफे से टेक लगाकर सो रही थी। राजवीर ने जब हर्षवर्धन और हीर को देखा तो उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई जो ना के बराबर थी। तभी उसकी नजर गेट के पास खड़ी रूही पर गई। रूही चुपचाप धीरे से अंदर आई और उसने राजवीर के सामने हाथ जोड़कर इशारों में कहा, प्लीज चाचू को कुछ मत बताना। राजवीर को भी समझ नहीं आया कि रूही उसे क्या कहना चाहती है। राजवीर ने भी इशारों में पूछा, आप क्या कहना चाहती हैं? रूही ने अपने फोन में टाइप किया और एक मैसेज राजवीर को भेज दिया। राजवीर ने मैसेज रीड किया तो उसमें लिखा था, प्लीज राजवीर चाचू को मत बताना कि मेरी वजह से हम मुसीबत में पड़ गए थे, वरना चाचू मुझे डांटेंगे। राजवीर ने रिप्लाई किया, इट्स ओके मैम, मैं नहीं बताऊंगा। रूही ने फिर टाइप किया, पक्का वादा, पलटोगे तो नहीं? राजवीर ने रिप्लाई किया, नहीं, राजवीर वादे से नहीं तोड़ता। रूही मुस्कुराकर फोन में थैंक यू टाइप करके चली गई। थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन की आंख खुली तो उसने खुद को राजवीर के कमरे में ही पाया। हर्षवर्धन को याद आया कि उसने कल रात हीर से सर दबाने के लिए अपना सर उसकी गोद में रखा था। हर्षवर्धन ने अपनी नजर उठाकर देखा तो उसका सर तो अब भी हीर की गोद में ही था। हर्षवर्धन सोफे पर बैठ गया और हल्का सा अपना सर पकड़कर बोला, पागल लड़की, बैठे बैठे सो गई, कहा भी नहीं, कह भी तो सकती थी मुझे जाना है। हर्षवर्धन की नजर फिर से राजवीर पर पड़ी। हर्षवर्धन ने राजवीर को देखकर पूछा, राजवीर अब तबीयत कैसी है? राजवीर बोला, ठीक हूँ चाचा, चाची अच्छी है, मुझे पसंद आई। राजवीर की बात सुनकर हर्षवर्धन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हर्षवर्धन ने सिर्फ आवाज लगाकर कहा, हीर उठो। एक ही आवाज में उठ गई हीर। राजवीर ने हीर को देखकर कहा, गुड मॉर्निंग चाची। हीर ने हैरानी से कहा, चाची, पर मैं तो आपसे छोटी हूँ, मतलब शायद मैं आपसे छोटी हूँ। राजवीर ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन रिश्ते में तो आप बड़ी हैं, मैं सर को चाचू कहता हूँ तो उस हिसाब से आप मेरी चाची हुई।
हीर ने अब कुछ नहीं कहा और वह चुपचाप कमरे से जाने लगी। हर्षवर्धन ने हीर को रोकते हुए बोला, हीर, राजवीर के लिए कुछ खाने में हल्का बना दो। हीर बोली, अभी जल्दी से नहाकर गोपाल को भोग लगाकर बना दूंगी। हर्षवर्धन ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोला, हाँ, अब पहले गोपाल को भोग लगा देना, फिर राजवीर को भोग लगा देना। हीर ने एक नज़र राजवीर को देखा, फिर मुस्कुराकर चली गई। हर्षवर्धन ने पूछा, और बताओ कल क्या हुआ था? राजवीर जवाब देते हुए बोला, कुछ नहीं चाचू, कल मैं और रूही मैडम जब आ रहे थे तो हमारी गाड़ी पर फायरिंग हो गई और फिर मैं रूही मैम को जैसे तैसे बचाकर यहाँ ले आया। रूही चुपचाप राजवीर के कमरे के बाहर खड़ी हुई सब सुन रही थी और जैसे ही उसने राजवीर की यह बात सुनी, उसने एक राहत की सांस ली। हर्षवर्धन बोला, राजवीर, मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन तुम्हारी बात मानने के अलावा मेरे पास ऑप्शन नहीं है। पर जिस दिन मुझे पता चला कि यह सब रूही की जिद की वजह से हुआ है, उस दिन तुम्हारा यह झूठ रूही को मेरी डांट से नहीं बचा सकता। लड़की होने का मतलब यह नहीं है कि वह इतनी जिद करेगी। राजवीर बेडशीट हटाता हुआ बोला, सच कह रहा हूँ चाचू, रूही मैडम की कोई गलती नहीं है। हर्षवर्धन ने अपने हाथों से इशारा करते हुए कहा, तेरी रूही मैडम इतने से इतनी मेरे सामने हुई है। वह कहाँ कब कौन सी जिद करती है मैं सब जानता हूँ, पर तुम चिंता मत करो, मैं उसे नहीं डांटूंगा, कम से कम शादी तक तो नहीं डांटूंगा। राजवीर बोला, छोड़िए ना चाचू, बच्ची है। हीर किचन में सबके लिए नाश्ता बना रही थी। तभी रूही पीछे से और हीर को पीछे से गले लगाकर बोली, गुड मॉर्निंग चाची। रूही ने हीर को इतने अपनेपन से गले लगाया था कि हीर को बहुत अच्छा लगा। उसकी आंखों में हल्का सा पानी आ गया। आज से पहले उसे कभी किसी ने इतने प्यार से गुड मॉर्निंग विश नहीं किया था। हीर धीरे से बोली, सुप्रभात। रूही ने हीर को थोड़ा और किचन के प्लेटफॉर्म पर बैठकर बोली, क्या बना रही हो चाची? रूही पहली ही मुलाकात में हीर के साथ इतने अपनेपन से पेश आ रही थी कि हीर को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि हीर ने जब रूही के बारे में सुना था तो उसे मन ही मन लगा कि शायद रूही उसे पसंद नहीं करेगी। इसलिए हीर रूही के सामने भी नहीं गई। कहाँ रूही अमेरिका में रहने वाली लड़की और कहाँ हीर गांव में ही बाहर नहीं गई, लेकिन हुआ इसके अपोजिट। रूही हीर के साथ ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे पता नहीं कब से जानती हो। हीर तो भूल ही गई थी कि जिसके अंदर भी तो रघुवंशी खानदान का खून है, अगर वह भी तो दिव्यांश की बहन है और हर्षवर्धन की भतीजी है। हीर अपने ही ख्यालों में थी, तभी उसके कानों में रूही की आवाज आई, बताओ ना चाची, क्या बना रही हो? हीर ने धीरे से कहा, जो आप खाना पसंद करेंगी मैं आपके लिए वह बना दूंगी। वैसे तो मैं आलू के पराठे, पीहू के लिए ब्रेड रोल, राजवीर भैया के लिए खिचड़ी बना रही हूँ। रूही एक्साइटेड होकर बोली, चाची, आलू के पराठे मैं भी खाऊंगी। हीर ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी। रूही ने एक एप्पल उठाया और किचन से बाहर चली गई। हीर रूही को बाहर जाते हुए देख रही थी। हीर की आंखें अभी हल्की सी नम थी। तभी राजवीर किचन में आया और उसने हीर की नम आंखों में देखा तो पूछा, क्या हुआ चाची, कोई प्रॉब्लम है? हीर ने धीरे से पूछा, आपको और रूही को मैं पसंद हूँ। राजवीर को हीर का ऐसे डायरेक्ट पूछना अजीब सा लग रहा था, लेकिन वह समझ रहा था कि हीर के दिमाग में क्या चल रहा है। राजवीर बोला, चाची, मैं सिवाय दिव्यांश, पैथर, विराज सब आपको ऐसे ही प्यार करेंगे जैसे अभी रूही करके गई है। सच बताऊं तो हमने नैना चाची को भी इतना ही प्यार किया था, लेकिन वह कहते हैं ना, बिल्लियों को घी हजम नहीं होता, उसे हम सबका प्यार हजम ही नहीं हुआ। अगर हर्षवर्धन चाचू ने आपको पसंद किया है तो आप में गुण है, कुछ तो क्वालिटी होगी जो चाचू जैसा बिजनेसमैन आपको अपना जीवन साथी बनाना चाहता है। और अगर आपको चाचू ने पसंद किया है तो हम सबको तो आप पसंद आनी ही हैं। आप बहुत अच्छी हैं चाची, अपने दिमाग से यह बात निकाल दीजिए कि हम आपको पसंद नहीं करते, हम सब आपको बहुत पसंद करते हैं। हीर राजवीर से सवाल पूछना तो बहुत नहीं चाहती थी, लेकिन राजवीर में कुछ तो था कि हीर अपने दिल की बात राजवीर को बता रही थी। राजवीर को देखकर हीर को अपनापन महसूस हो रहा था। हीर ने हिचकिचाते हुए पूछा, लेकिन पसंद तो उन्होंने नैना को भी किया था।
राजवीर बोला, चाची चाचू ने उन्हें पसंद नहीं किया था। नैना तो एक डील का हिस्सा थी। उस डील के चलते चाचू ने अगर उस टाइम हिम्मत दिखाई होती तो उनकी शादी नैना से नहीं होती। हीर ने हिम्मत करते हुए फिर पूछा, राजवीर भैया आप मुझे बताएंगे साहब का तलाक क्यों हुआ? राजवीर समझ रहा था कि हीर हर्षवर्धन की लाइफ के जुड़े हुए सारे फैक्ट जानना चाहती है। आखिर हीर का इतना हक तो बनता ही है कि वह हर्षवर्धन की पहली पत्नी के बारे में जान ले। हीर भी कितने ही दिनों से हर्षवर्धन के साथ रह रही थी, उसे भी अब हर्षवर्धन में दिलचस्पी हो गई थी। वह भी हर्षवर्धन के बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। अब हीर में इतनी हिम्मत तो थी नहीं कि वह सीधा जाकर हर्षवर्धन से पूछ ले। उसे राजवीर में एक उम्मीद दिखाई दी थी, इसलिए वह सारे सवाल राजवीर से कह रही थी। राजवीर कुछ सोच कर बोला, चाची आज से करीब 4 साल पहले चाचू लंदन से पढ़ाई खत्म करके इंडिया आए थे। उस वक्त मैं इस मेंशन में काम नहीं करता था, बल्कि मैं दिव्यांश, शिवाय, विराज, शौर्य हम सब कॉलेज में पढ़ते थे। चाचू जब इंडिया आए तो उनके बड़े भाई ने, शिवाय के पापा मिस्टर सुजीत रघुवंशी जी ने उनकी शादी नैना से फिक्स कर दी। बदले में नैना के डैड ने रघुवंशी इंडस्ट्रीज के साथ 4 डील साइन की। नैना ने भी तभी मिस इंडिया का खिताब जीता था, इसलिए नैना की खूबसूरती देखकर पूरा रघुवंशी परिवार खुश था। उन्हें लगा नैना हर्षवर्धन के साथ खुश रहेगी। हर्षवर्धन सर ने भी अपनी फैमिली की खुशी के लिए नैना से शादी करने का फैसला कर लिया। मिस्टर सुजीत सिंह रघुवंशी जी ने चाचू की शादी बहुत धूमधाम से की थी। 7 पार्टियां की थी। चाचू की शादी की सब बहुत खुश थे। नैना को सब ने दिल से अपना लिया था, लेकिन नैना ने किसी को नहीं अपनाया। शादी के 1-2 महीने बाद ही नई फिल्म इंडस्ट्रीज ज्वाइन करने की डिमांड कर दी। चाचू ने कई बार नैना को समझाने की कोशिश की, लेकिन नैना अपनी जिद पर अड़ी रही। रघुवंशी फैमिली नहीं चाहती थी कि उनकी घर की बहू पर्दे पर आए या छोटे छोटे कपड़े पहनकर लोगों का एंटरटेनमेंट करे, लेकिन नैना अपनी जिद पर अटल थी। चाचू और नैना के बीच इस बात को लेकर लड़ाइयाँ होने लगी। जैसे तैसे दोनों ने शादी के 3 महीने कंप्लीट किए, लेकिन 3 महीने में ही चाचू को तो जैसे नैना से नफरत हो गई थी। नैना की चाचू से खास लगाव नहीं था, उसे तो बस फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करनी थी, इसलिए उन्होंने डाइवोर्स की मांग कर दी। चाचू ने भी डाइवोर्स देने के लिए अपनी फैमिली को मना लिया, जबकि रघुवंशी फैमिली में डाइवोर्स नहीं होते। एक बार अगर शादी हो गई तो मरते दम तक वह शादी को निभाते हैं। लेकिन शिवाय सर की माँ, चाचू की बड़ी भाभी यशोदा माँ, चाचू को समझाती थी। उन्होंने पूरी फैमिली को समझाया कि डाइवोर्स लेने में ही चाचू की भलाई है। डाइवोर्स होने वाला ही था कि नैना को पता चला कि उसे 2 मंथ की प्रेगनेंसी है। बच्चे को अवॉइड करना चाहती थी नैना, सोची, लेकिन चाचू का दिल पसीज गया। चाचू ने नैना के साथ डील की थी, अगर वह इस बच्चे को जन्म देकर उसे सौंप देगी तो वह उसे एलिमनी की डिमांड से ज़्यादा पैसे देंगे। पैसों की कमी तो नैना कपूर के पास भी नहीं थी, लेकिन वह कहते हैं ना चाची कि जितना पैसा होता है लालची इंसान को उतना ही पैसा कम लगता है। पैसों के चक्कर में नैना ने पीहू को जन्म दिया, उसकी कस्टडी चाचू को दे दी। चाचू ने भी मुंह मांगी कीमत नैना को दे दी। तब से पीहू का ख्याल चाचू ही रख रहे हैं। चाचू ने फिर कभी भी दूसरी शादी करने की नहीं सोची। रघुवंशी फैमिली ने उन पर बहुत प्रेशर बनाया, लेकिन उन्होंने शादी के लिए साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वह अपने पीहू के साथ खुश हैं, उन्हें किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं। लेकिन शायद आपको देखकर चाचू को महसूस हुआ कि आप उनके लिए ही बनी हैं। शायद चाचू जिस लड़की का इंतजार कर रहे थे वह आप ही हैं। हीर ने फिर से हिचकते हुए कहा, मैं उनके लायक तो नहीं, कहाँ वह विदेश में पढ़ने वाले, उन्हें तो अंग्रेजी भाषा का भी कितना ज्ञान है। जब वह अपने फ़ोन पर अंग्रेजी में बातें करते हैं तो मुझे तो एक भी शब्द समझ नहीं आता। कहाँ मैं कभी इस गांव से बाहर नहीं गई, गांव के स्कूल में ही 5 तक पढ़ी, खाना बनाने के अलावा कुछ नहीं आता। पता नहीं उन्होंने मुझ में क्या देखा जो अपना जीवन साथी बनाने के लिए मुझे पसंद कर लिया। राजवीर बोला, चाची आप उस नैना कपूर से कहीं ज़्यादा अच्छी हैं। मैंने ज़्यादा दुनिया नहीं देखी, फिर भी बहुत लोगों को देखा है और मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि आप सच में बहुत अच्छी हैं।
चाचू की नज़र धोखा नहीं खा सकती। अगर आज चाचू के बड़े भैया भाभी भी जिंदा होते तो वह भी आपसे मिलकर बहुत खुश होते। सच कहता हूँ, रघुवंशी परिवार के सारे लोग बहुत अच्छे हैं। अगर आप इन्हें थोड़ा भी प्यार देंगी तो यह पलटकर आपको बहुत सारा प्यार देंगे। रूही मैडम से तो आप मिल ही चुकी हैं, अभी तो आपको सिवाय विराज, दिव्यांश, पैंथर इन सब से भी मिलना है। इन सब से मिलोगी तो हंस हंस कर पागल हो जाओगी। राजवीर की बात सुनकर हीर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। हीर ने फिर से हिम्मत करते हुए कहा, अच्छा मुझे एक बात बताइए। राजवीर ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, पूछो चाची, आपको जो पूछना है मैं बता दूंगा। हीर बोली, आपके चाचू को क्या क्या पसंद है? राजवीर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वह बोला, अब तो जो आपको पसंद होगा वही चाचू को पसंद होगा। हीर के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आई और वह बोली, बताइए ना, आपके चाचू को क्या पसंद है? राजवीर बोला, चाची, चाचू को इंडियन फूड अच्छा लगता है, वाइट कलर अच्छा लगता है। वह हमसे ज़्यादा मैच्योर हैं। मैं उनसे सिर्फ 2 साल छोटा हूँ, फिर भी मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। मेंशन में काम करने वाला हर आदमी उनके लिए अहम है। चाची, चाचू के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है। आप उनके साथ रहेंगी तो उनकी पसंद नापसंद आप सब कुछ जान जाएंगी। राजवीर हीर से बातें करके किचन से बाहर जाने लगा। राजवीर जब किचन से बाहर आया तो उसने देखा हर्षवर्धन किचन के बाहर खड़ा हुआ है। हीर और राजवीर की बातें सुन रहा था। हर्षवर्धन के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान थी। हर्षवर्धन को देखकर लग रहा था कि वह धीरे धीरे हीर से प्यार करने लगा है। राजवीर ने हर्षवर्धन की तरफ देखकर आईब्रो चढ़ाते हुए पूछा, चाचू आप यहाँ? हर्षवर्धन ने अपना एक हाथ राजवीर के कंधे पर रखते हुए कहा, अच्छे से सेट कर दिया ना? हीर को मेरी बुराई तो नहीं की? राजवीर बोला, चाचू वही बोला है जो सच है। आपके अंदर तो भगवान भी बुराई नहीं ढूंढ सकते। हर्षवर्धन ने मुस्कुराकर राजवीर से कहा, तुम्हारी यही बातें मेरा दिल जीत लेती हैं। तुम्हारी ऐसी ही बातें तुम्हें अलग बनाती हैं। थोड़ी देर बाद हीर ने डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा दिया। सब नाश्ता करने लगे और सब हीर के खाने की तारीफ ही कर रहे थे। कोई झूठी तारीफ नहीं कर रहा था। नैना के सामने तो हीर सच में हीर थी। किसी को पसंद नहीं थी, लेकिन फैमिली के प्रेशर में आकर सबने नैना को एक्सेप्ट कर लिया था। नाश्ता करने के बाद हर्षवर्धन बोला, राजवीर तुम्हारा हाथ कैसा है? राजवीर ने कहा, ठीक है। हर्षवर्धन बोला, क्या तुम अपनी चाची और रूही को लेकर शॉपिंग करवा सकते हो? राजवीर ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, चाचू मैं इनके साथ चला जाऊंगा, आप 2 बॉडीगार्ड और भेज दीजिएगा। हर्षवर्धन बोला, मुझे किसी काम से कोर्ट जाना है, आते आते शाम हो जाएगी। तुम इन सबको लेकर शॉपिंग पर चले जाओ। हर्षवर्धन ने फिर रूही को देखकर कहा, हीर अपनी पसंद से कुछ नहीं खरीद पाएगी, इसलिए तुम हीर को अच्छे से शॉपिंग करवा देना। रूही ने हाँ में गर्दन हिला दी। दूसरी तरफ वरदान सिंह रजावत ऑफिस में बैठा हुआ लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी शौर्य उसके पास आकर बोला, अंकल, हर्षवर्धन चाचू शादी कर रहे हैं और उन्होंने हमें भी इनवाइट किया है। वरदान बोला, हम भी चलेंगे। वैसे भी हर्षवर्धन के साथ मुझे कुछ बात भी करनी है। कितने दिनों से हर्षवर्धन के साथ मीटिंग करने की सोच रहा हूँ, लेकिन हर बार डिले हो जाती है। इस बार उनकी पुश्तैनी हवेली पर ही मिलूंगा। शौर्य केबिन से जाने लगा, लेकिन फिर वापस आकर बोला, अंकल अगर आपको बुरा न लगे तो दृष्टि को साथ में ले चले। वैसे भी वह इतने दिनों से मुझसे मिली भी नहीं है और उसे भी तो आर्या की याद आती होगी, हो ना हो सिवाय आर्या को अपने साथ लेकर आएगा तो हम भी दोनों भाई बहन अपनी बहन से वहीं मिलेंगे। वरदान मुस्कुराकर बोला, हाँ क्यों नहीं, मैं तो कहता हूँ कि जो उसकी फ्रेंड है, क्या नाम है उसका, पूर्वी, पूर्वी को भी साथ में ले चलते हैं। सब साथ में जाएंगे तो अच्छा लगेगा। हम सब भी एक हैप्पी फैमिली की तरह चलेंगे। वरदान की बात सुनकर शौर्य के चेहरे पर मुस्कान आ गई। शौर्य बोला, ठीक है अंकल, मैं आज ही पूर्वी और दृष्टि को आपके घर ले आता हूँ। वरदान ने मुस्कुराकर पलकें झुका दी। शौर्य ने भी वरदान को देखकर एक मीठी सी मुस्कान पास की और केबिन से चला गया। शौर्य सीधा पार्किंग में आया और गाड़ी स्टार्ट करके पूर्वी की फ्लैट की तरफ गया। करीब 40 मिनट ड्राइव करने के बाद शौर्य ने गाड़ी पूर्वी के अपार्टमेंट के बाहर रोक दी। थोड़ी ही देर चलने के बाद शौर्य पूर्वी के फ्लैट की गेट की बेल बजाने के लिए बाहर खड़ा था।
शौर्य ने जैसे ही बेल बजाने के लिए हाथ उठाया, उससे पहले ही पूर्वी ने गेट खोल दिया। शौर्य ने हंसकर पूछा, क्या बात है पूर्वी, तुम्हें पता था मैं आया हूँ? पूर्वी ने भी कमर पर हाथ रखकर मुस्कुराकर कहा, वह क्या है ना भैया, मैं बालकनी में खड़ी थी, मैंने आपकी गाड़ी देखी तो समझ गई कि आप हमसे मिलने ही आ रहे हैं। आप खड़े क्यों हैं, अंदर आइए ना। पूर्वी शौर्य को अंदर ले आई। शौर्य अंदर आया और उसने देखा दृष्टि पॉट बनाने में बिजी है। शौर्य ने आवाज लगाई, ए दृष्टि, यह गमले बाद में बना लियो, आज तुझसे बात करनी है। शौर्य की आवाज सुनकर दृष्टि की आंखों में पानी आ गया। बहुत दिनों बाद उसने शौर्य की आवाज सुनी थी। इस वक्त दृष्टि को मोरल सपोर्ट की जरूरत थी। पूर्वी के अलावा उसके पास किसी का मोरल सपोर्ट नहीं था। दृष्टि को जरूरत तो दिव्यांश की भी थी, लेकिन दृष्टि मान चुकी थी कि दिव्यांश अब उसकी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। दृष्टि को क्या पता था कि दिव्यांश की क्या हालत है। क्या नैना हर्षवर्धन की एक्स वाइफ शादी में आएगी? क्या राजवीर फिर से मुसीबत में पड़ने वाला है? क्या दृष्टि दिव्यांश से मिल पाएगी? दोस्तों, जानने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।